हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, जिन्होंने की सैटरडे यानी कि 29 जनवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे। बैंक का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है वो पिछले साल के मुकाबले 117% बढ़ के 281 करोड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम इनके रिजल्ट्स की डिटेल में चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या हमें करंट प्राइस पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर कंपनी ओवरव्यू की बात की जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को दिसंबर 18 2018 में क्रिएट किया गया था, जबकि दो बैंक आईडीएफसी बैंक और अर्स्टवाइल जो कैपिटल फर्स्ट बैंक होता था उन दोनों का मर्जर किया गया था। इससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट था और जो कैपिटल फर्स्ट था वो एक कंज्यूमर और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज फाइनेंसिंग एंटिटी थी। दोनों को मर्ज कर दिया गया था 2018 में, जिससे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जन्म हुआ। और अब अगर बात की जाए बैंक की Q3 की हाइलाइट्स की, तो बैंक का जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 54% बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 117% बढ़ के 281 करोड़ रहा है। और इसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो 36% बढ़ी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.9% है, ये 5.76% से बढ़ा है। और इसमें अगर टेलीकॉम कंपनी यानी कि मोस्ट प्रोबब्ली ये वोडाफोन है, हालांकि उस बैंक ने इसका नाम नहीं दिया है, बट वोडाफोन से कुछ इनकी पुराने टाइम की प्रायर पीरियड्स की पेमेंट आई थी, अगर उसको भी ऐड किया जाए तो ये 6.18 होता है। फी और अदर इनकम की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले 28% बढ़ी है। कासा रेशो 51.28% से बढ़ के 51.59% हो गई है, जो कि काफी स्ट्रांग मानी जा सकती है। कस्टमर जो डिपॉजिट्स हैं पिछले साल के मुकाबले 11% बढ़े हैं। जो लोन्स हैं बैंक के वो भी 11% बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले। और रिटेल बुक इनकी स्ट्रांग हो रही है, जो कि बैंक का मोटिव है कि वो रिटेल लोन्स ज्यादा करना चाहते हैं वर्सेस कॉर्पोरेट लोन्स। तो रिटेल लोन्स इनके 28% बढ़े हैं। अब ओवरऑल मिक्स का वो 62% हो गए हैं। और स्पेसिफिकली जो होम लोन्स हैं उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है 44% की। इसके अलावा अगर असेट क्वालिटी की बात की जाए तो जीएनपीए यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की जो रेशो है वो 3.96% है, पिछले क्वार्टर से बेटर हुई है। नेट एनपीए रेशो भी 1.74% है, जो कि पिछले क्वार्टर से बेटर हुई है। पीसीआर रेशो यानी कि प्रोविजन कवरेज रेशो 57% है, जो कि पिछले क्वार्टर से तो बेटर हुई है। हालांकि यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। यहाँ पे इनका एक पर्टिकुलर टोल अकाउंट है जो कि इनका एनपीए हो गया था, तो उसकी वजह से ये काफी नीचे है। अगर उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए और कुछ टेक्निकल राइट ऑफ्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये लगभग 75% की होगी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन 15.38% की है, जो ठीक कही जा सकती है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट 11.5% है, बट नॉर्मली अच्छे बैंकों की 18 से 20% होती है, तो उनके मुकाबले अभी थोड़ा पीछे है, बट सफिशिएंट है। लिक्विडिटी जो एवरेज लिक्विडिटी कवरेज रेशो है वो 149% है, 174% से कम हुई है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अगेन 100% है। और अब अगर बात की जाए इनके फाइनेंशियल्स की थोड़ी सी डिटेल में, तो इनकी इंटरेस्ट इनकम 8% बढ़ी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 16% कम हुआ है। इसके चलते जो ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 36% बढ़ी है। इनकी फी और दूसरी इनकम 28% बढ़ी है। ट्रेडिंग गेन्स हालांकि वो एक छोटा अमाउंट है, उसमें 91% की कमी देखी गई है, क्योंकि इसको मार्क टू मार्केट डेप्रिसिएशन बुक करना होता है। और इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30% बढ़े हैं, लेकिन प्रोविजन बैंक के 32% कम हुए हैं। पिछले साल 574 करोड़ थे, जो कि घट के 392 करोड़ हो गए हैं। तो ओवरऑल इसके चलते लेस प्रोविजन और हायर नेट इंटरेस्ट इनकम की वजह से 117% की इनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है। और अब अगर बात की जाए बैंक की प्रोग्रेस की, तो इन्होंने कुछ गाइडेंस दी हुई है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसके अगेंस्ट ही अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। तो अगर इसमें कैपिटल साइड में देखें तो जो इनकी CET1 रेशो है वो बैंक चाहता था कि 12.5% से ऊपर हो, ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ये 13% से ज्यादा करना चाहते थे, जो कि 15.38 है, तो वो भी अचीव कर चुके हैं। कासा कासा रेशो ये 50% करना चाहते थे 2024-25 के बाद, और जो कि ऑलरेडी 50% क्रॉस कर चुकी है। ब्रांचेस इनकी 800-900 का टारगेट है, जो कि अभी लगभग 600 के आसपास हैं। और जो कासा प्लस टर्म डिपॉजिट हैं
वो 85% है। बैंक 85% की इनकी गाइडेंस थी जो कि 87% हो चुके हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो लेस देन 10% चाहते थे ओवरऑल लाइबिलिटी का, जो कि हो चुके हैं। क्वार्टरली एवरेज जो एलसीआर है वो 110% से ज्यादा चाहते थे, इसको भी ये मेंटेन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इन्होंने काफी सारी जो गाइडेंस 2024-25 के लिए रखी थी बैंक ने ऑलरेडी अचीव कर लिया, तो उस सेंस में काफी अच्छा किया है बैंक ने। अगर असेट साइड की बात की जाए तो रिटेल और कमर्शियल बुक ये 1 लाख करोड़ की करना चाहते हैं, ऑलरेडी 86,000 करोड़ की हो गई है, जो कि इजीली लगता है कि अचीव हो जाएगी। जो इनकी रिटेल और कमर्शियल बुक एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स है वो 70% चाहते थे, 70% अचीव कर चुके हैं। और जो होलसेल फंडेड असेट यानी कि कॉर्पोरेट लोन्स हैं वो 40,000 करोड़ से कम चाहते थे, क्योंकि ये रिस्की लोन्स होते हैं, इसमें एनपीए का डर है। तो इसमें इनके अब 29,697 है, पिछले साल के मुकाबले 14% की इसमें कमी देखी गई है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स इसमें से ये बिल्कुल जीरो चाहते हैं, ये अभी भी 8,000 करोड़ के आसपास हैं, लेकिन उसमें भी कमी देखी गई है। इसके अलावा अगर जीएनपीए की बात की जाए तो वो 2 से 2.5% पे लाना चाहते हैं, जो कि अभी थोड़े से दूर है, लेकिन उम्मीद है कि 2024-25 तक ये इनको कम कर पाएंगे। सिमिलरली एनपीए भी अभी गाइडेंस के हिसाब से थोड़े से दूर है। प्रोविजन कवरेज रेशो बैंक 70% चाहता है, और अगर हम टोल अकाउंट को हटा दें जो कि एक इनका मैसिव एनपीए है, तो 67% ये अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5 से 5.5% चाहते थे, जो कि 5.9% हो चुका है। कॉस्ट टू इनकम रेशो 55% चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा है, ऑन द हायर साइड है, लेकिन अभी टाइम है इनके पास गाइडेंस के लिए। इसके अलावा रिटर्न ऑन असेट्स ये 1.4 से 1.6 चाहते हैं, जो कि अभी 0.66% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 13 से 15% चाहते हैं, जो कि लगभग 6% के आसपास या 5.6% के आसपास है। तो ओवरऑल ये गाइडेंस के अगेंस्ट देखा जाए तो बैंक ने काफी चीजें अचीव कर ली हैं, और जो चीजें अभी अचीव नहीं करी हैं उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगती है, और लगता है कि जो इनकी 2024-25 की गाइडेंस है उस टाइम तक ये सभी में अपने टारगेट्स मीट कर लेंगे। और अब अगर बात की जाए इनके लोन्स की, तो इनकी 62% की लोन रिटेल बुक है, जिसमें कि 28% की ग्रोथ देखी गई है, और स्पेसिफिकली इसमें 44% की ग्रोथ होम लोन में है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा कंज्यूमर लोन में 20%, रूरल फाइनेंस में 16%, और इनकी काफी ज्यादा ग्रोथ देखी गई है गोल्ड लोन और क्रेडिट कार्ड सिनारियो में, लेकिन उसका बेस कम था, तो इसलिए वो परसेंटेज टर्म में काफी ग्रोथ दिखती है, लेकिन एक्चुअल में वो अभी भी इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक छोटा पोर्शन बनते हैं। कमर्शियल फाइनेंस की बात की जाए, जिसमें कि बिजनेस लोन्स, कमर्शियल व्हीकल लोन्स और ट्रेड एडवांसेस आते हैं, वो भी 16% बढ़े हैं। और इसके अलावा जो इनके कॉर्पोरेट असेट्स हैं वो बैंक डेफिनेटली चाहता है कि कम हो, तो वहां पे भी इनकी प्रोग्रेस अच्छी है, 15% कम हुई है। और इसमें खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं जहां पे इनको ज्यादातर एनपीए की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें 31% की कमी देखी गई है। और अब अगर लोन को थोड़ा और डिटेल में देखा जाए तो इनकी 53% की रिटेल बुक थी दिसंबर 2020 में, जो कि बढ़ के 62% हो गई है, तो यहाँ पे अच्छी प्रोग्रेस है। इसके अलावा अगर इनके नॉन रिटेल बुक की बात की जाए तो नॉन इंफ्रा जो कॉर्पोरेट फंड है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो इन्होंने लोन दे रखे हैं उसमें लगातार कमी आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में भी लगातार कमी आई है। ये मार्च 2018 में 26,000 करोड़ से ज्यादा थे, जो कि घट के 8,000 करोड़ रह गए हैं। इसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो की बात की जाए तो वो 37% होता था, जो कि घट के 6.6% ही रह गया है। और इसके अलावा जो अगर टॉप 10 बोरोवर्स की कंसंट्रेशन की बात की जाए तो ये मार्च 2018 में इन्होंने इनके जो 10 टॉप बोरोवर्स थे उनको इन्होंने 19% का लोन दे रखा था लगभग, और जो कि घट के 4.3% हो गया है। तो यानी कि इनका रिस्क प्रोफाइल काफी लिमिटेड हो गया है। अगर एक आध बड़ा बोरोवर अगर एनपीए भी होता है तो बैंक को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना कि पहले इनके सिनारियो में हो सकती थी। और अब अगर डिपॉजिट साइड की बात की जाए तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट लगातार बैंक के बढ़ रहे हैं। हालांकि 31 मार्च 2021 से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखी गई है। और अगर रेशो की बात की जाए तो 51.59% है, वैसे लगातार बढ़ी है, हालांकि मार्च के बाद से थोड़ी सी इसमें कमी देखी गई है। और अगर इनके कोर डिपॉजिट यानी कि रिटेल जो काजा और रिटेल टर्म डिपॉजिट होते हैं वो भी लगातार बढ़े हैं। और जो इनका ओवरऑल जो डिपॉजिट का पोर्टफोलियो है वो भी इनका लगातार बढ़ रहा है। तो ओवरऑल कस्टमर्स इसमें अपना विश्वास दिखा रहे हैं, इस वजह से इनके डिपॉजिट्स लगातार बढ़ रहे हैं।
असेट क्वालिटी की बात की जाए तो इनकी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट 3.96% है, जो कि 4.27% से कम हुई है पिछले क्वार्टर से। नेट एनपीए इनका 1.74% है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम हुआ है, पिछले क्वार्टर में 2.09% था। और इनका जो ओवरऑल, जैसे कि पहले भी डिस्कस किया, कि एक इनका लार्ज लेगेसी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंट है, और अगर उसको हटा दिया जाए तो इनके जो और टेक्निकल राइट ऑफ्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो 75% इनकी प्रोविजन कवरेज रेशो आती है। और अगर सिर्फ ये वन लार्ज जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एनपीए अकाउंट है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो इनकी लगभग 66% की प्रोविजन कवरेज रेशो आती है, जो कि नॉर्मली 70% माना जाता है बैंकों के केस में अच्छी होती है। तो यहाँ पे अभी गैप है, अभी 57% के आसपास है। हालांकि पिछले क्वार्टर से इंप्रूव हुई है, लेकिन अभी भी इनको काफी लंबा सफर यहाँ पे तय करना है। हालांकि इनकी अगर एक्सेप्शंस को निकाला जाए तो ऑलरेडी ये 66% के आसपास है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो बैंक ने काफी निराश किया है। पिछले एक साल में इनकी लगभग 3% की नेगेटिव रिटर्न है, पिछले 3 महीने में इनका शेयर लगभग 6% गिरा है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में इन्होंने कोई खास परफॉर्म नहीं किया है। हालांकि टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से देखें तो इनका जो एवरेज टारगेट प्राइस है लगभग 53.8 आता है, हायर साइड पे 72, लोअर साइड पे 36। जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो 46.6 पे हुई थी, तो उनके हिसाब से ये अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, तो प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। और अगर फंडामेंटल्स और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक स्मॉल टू मीडियम कैप बैंक बोला जा सकता है। 29,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनकी ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी अभी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि इनको जून क्वार्टर में प्रोविजन के चलते काफी लॉस हुआ था, तो इनकी अभी नेगेटिव है इनकी अर्निंग। पीबी रेशो 1.5 की ठीक ठाक है। इसके अलावा अगर इनके पीयर से कंपैरिजन किया जाए तो इस टाइम सभी बैंकों के शेयर बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल हैं, खासकर एचडीएफसी बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के और एक्सिस बैंक के, इवन इंडसइंड बैंक के भी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हैं। तो आप अगर बैंक में विश्वास रखते हैं और सेफ रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली बड़े बैंक में आप रह सकते हैं। और लेकिन अगर आपको इनकी ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास है, क्योंकि अभी तो बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, हो सकता है कि आज इनका शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करे, लेकिन अभी एक लंबा सफर तय करना है। हालांकि इनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर आपको इसकी इनकी स्टोरी पे विश्वास है तो ये आपको काफी अच्छी रिटर्न दे सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा लो है तो मैं आपको ये मेरी ओपिनियन में आप ये किसी बड़े बैंक के साथ इस टाइम रहिए, क्योंकि उनका भी वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि आप किसी भी शेयर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, क्योंकि जो भी व्यूज थे इस वीडियो में वो मेरे पर्सनल थे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।